नमस्कार साथियों, हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 में दो शब्द दिए गए हैं। एक है विधि के समक्ष क्षमता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। हमें ये दोनों शब्द सिमिलर नजर आते हैं, लेकिन इनमें दिन रात का फर्क है। आज हम इन दोनों शब्दों को बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं विधि के समक्ष क्षमता। इसका सामान्य भाव ये है कि आपका कानून है, आपका लॉ है, या फिर स्टेट आपकी कोई भी पॉलिसी बनाता है, तो इस कंडीशन में वो पॉलिसी सब पर इक्वल रूप से लागू होगी। तो यहाँ पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, जैसे हमारे यहाँ आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति सेक्शन 302 के अकॉर्डिंग मर्डर कर देता है, तो वहां पर चाहे अंबानी जी हो, मोदी जी हो, या फिर कोई भी टैक्सी चालक यानी सामान्य व्यक्ति हो, सबको बराबर पनिश मिलेगी। मान के चलिए 14 साल की। अब इस कंडीशन में यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि मोदी जी है वो पीएम है, या फिर पॉलिटिकल रूप से ज्यादा स्ट्रांग है, आर्थिक रूप से ज्यादा स्ट्रांग है कोई व्यक्ति, तो वहां पर उनको कम पनिश किया जाएगा। नहीं, वहां पर उनके साथ उतना ही इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा जितना बाकी के साथ, सामान्य लोग के साथ। तो हमारे यहाँ विधि के समक्षमता का अर्थ है कि कानून की देवी के सामने सभी इक्वल है। और हमने ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया है। लेकिन इसमें कुछ नकारात्मकता है। अब ये नकारात्मकता क्या है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, एक गरीब व्यक्ति ने चोरी की, तो गरीब व्यक्ति है, चोरी की है, भाव क्या होगा कि इस व्यक्ति ने गरीबी में अपने भूख को खत्म करने के लिए, मजबूरी में अपने जीवन को बचाने के लिए चोरी की है। दूसरा व्यक्ति है, जो कोई मान लीजिए कि अमीर व्यक्ति है, और अमीर व्यक्ति ने चोरी की है, तो उतनी ही चोरी की है। तो इस कंडीशन में हम मान के चलेंगे कि अमीर व्यक्ति आदतन चोर है। और इस कंडीशन में अगर हम दोनों को बराबर पनिश करेंगे, तो ये विधि के समक्ष क्षमता तो है, लेकिन ये नकारात्मक है। अब इस कंडीशन में इसलिए हमें इसने नकारात्मक कहा है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट है। इसमें दो शब्द है, एक समान और दूसरा संरक्षण। इसके कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि ए व्यक्ति है जो जनरल कैटेगरी से है, दूसरा व्यक्ति भी जनरल कैटेगरी से है। एक व्यक्ति है जो एससी से है या एसटी से है, दूसरा व्यक्ति भी एससी एसटी से है, तीसरा व्यक्ति कोई ओबीसी से है, और ये व्यक्ति भी ओबीसी से है। अब इस कंडीशन में समान संरक्षण का अर्थ है कि इसमें जो भी व्यक्ति जनरल कैटेगरी का है, उनमें सभी को एक समान ट्रीट किया जाएगा। जो भी एस सी एस टी का है, उनमें एस सी एस टी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को समान ट्रीट किया जाएगा। ओबीसी व्यक्ति में सभी को समान ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर जनरल और एससी से संबंधित, एससी से संबंधित कोई पॉलिसी बनानी है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है, यहाँ पर भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन भेदभाव का कारण क्या है? तार्किक है, क्योंकि एस सी एस टी कम्युनिटी को हमें प्रमोट करना है, मुख्य धारा में लाना है। तो हमें उनके लिए कुछ राहत करनी होगी, ताकि ये वंचित वर्ग भी मुख्य धारा में आ सके, जनक जनरल कैटेगरी के साथ, सामान्य वर्ग के साथ कंपटीशन में भाग ले सके। तो यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि जनरल के सभी लोगों को एक समान, एससी एसटी के लोगों को एक समान, और ओबीसी के सभी लोगों को एक समान ट्रीट किया जाएगा। और एससी एसटी और जनरल के बीच में जो अलग दो क्लास बनी हुई है, इनके बीच में इनको मुख्य धारा में लाने के लिए, वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन ये भेदभाव कैसा होना चाहिए? ये भेदभाव तार्किक होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। तो एस सी एस टी के केस में तो हमें नजर आता है कि ये तार्किक है। अब चाहे हम इनके लिए रिजर्वेशन की बात करें या अनदर कोई भी माध्यम में बात करें, तो ये तार्किक है, क्योंकि ये सदियों से हमेशा वंचित रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि विधियों का समान संरक्षण का अर्थ है कि वो क्लास, वो वर्ग जो हमेशा से वंचना का शिकार रही है, चाहे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या शैक्षणिक रूप से, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो अलग से प्रोटेक्शन किया जा रहा है, अलग से विशेष प्रावधान किया जा रहा है, वही क्या है? विधियों का समान संरक्षण है। अब इसे दूसरे एंगल से देखते हैं। अगर हम बात करें, हमने बात किया था कि वर्गीकरण तर्कसंगत होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि समाज में अलग अलग वर्ग है, जैसे जनरल, एस सी एस टी, ओबीसी, और सबकी जरूरतें और सबकी परिस्थितियां अलग अलग है। तो जब सबकी जरूरतें अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग है, और उनके लिए हम लो एक समान बना दे, तो ये लो, इक्वल लो क्या हो जाएगा? खुद में खुद अपने आप में अनइक्वलिटी को पैदा कर देगा।
अब अनइक्वलिटी को पैदा कर देगा। इस कंडीशन में समाज में अलग अलग क्लास, अलग अलग वर्ग की जरूरतों को देखते हुए लॉ में भी क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, और वंचितों के कल्याण के लिए लॉ को काम करना चाहिए। तो ये वर्गीकरण क्या है, तर्क संगत है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हम एक और देखते हैं, आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है तो इस कंडीशन में अगर ये लगता है कि ये आर्बिट्रेरीनेस है, मनमाना है, तो इस कंडीशन में आप इस लॉ को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। और कोर्ट दो टेस्ट के आधार पर, दो लिटमस टेस्ट के आधार पर इसे टेस्ट करता है कि मनमाना है या नहीं है। मनमाना है तो अनवैलिड कर देगी, मनमाना नहीं है तो वैलिड रखेगी। अब इसको कैसे चेक किया जाता है, तो सबसे पहले है बोधगम्य अंतरण, यानी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। अब ये क्या है, इस कंडीशन में ये कहा जाता है कि मान लीजिए कि वुमेन्स के लिए कोई कानून बनाना है, तो वुमेन्स के लिए अगर हम अलग से डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं तो हमें साबित करना होगा कोर्ट को, कोर्ट के सामने गवर्नमेंट को साबित करना होगा कि ये डिप्राइव है, इनको अलग से प्रोटेक्शन की जरूरत है। देन जो भी लॉ बनाया है, किसके लिए बनाया है, वुमेन्स के लिए बनाया है। तो यहाँ पर लॉ और जिनके लिए बनाया गया उनमें तर्क समझ में आना चाहिए। जैसे वुमेन्स को हम बात करें, अभी हाल फिलहाल में 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में 33% वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है सीटों में। ओके, सांसदीय में और एमएलए के लिए। अब इस कंडीशन में हम मान के चलते हैं कि वुमेन्स का रिजर्व पार्टिसिपेशन 6 से 10% है, तो इस कंडीशन में होना कितना चाहिए, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो 50% होना चाहिए। यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि वुमेन्स पॉलिटिकल रूप से इतनी ज्यादा भागीदारी नहीं निभा पा रही है, तो यहाँ पर इनके लिए रिजर्वेशन किया जाए, तो ये सही भी है। अब जो भी लॉ बनाया गया है, और लॉ अगर वुमेन्स से संबंधित है ही नहीं और नाम वुमेन्स का आ गया, तो यहाँ पर अनवैलिड हो जाएगा। तो लॉ होना चाहिए, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन नजर आना चाहिए, दोनों कंडीशन जब फुलफिल होगी तो ये वैलिड लॉ बन जाएगा। तब कोर्ट इसे क्या नहीं करेगा, अनवैलिड नहीं करेगा। तो आपके पास राइट है कि आप कोर्ट चले जाओ, लेकिन कोर्ट इन दो लिटमस टेस्ट से देखेगी कि मनमाना है या नहीं। मनमाना है तो अनवैलिड हो जाएगा, मनमाना नहीं है तो ये लॉ कोर्ट के सामने वैलिड रहेगा। गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है वो वैलिड रहेगा, अनवैलिड नहीं होगा। अब एक हम आर्टिकल 14 से संबंधित और चीज देखते हैं, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, बाद में समझेंगे। जैसे वुमेन्स के लिए, बच्चों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं की बात करें, जैसे हम बात करें महिलाओं के लिए, हम बात करें अलग से हॉस्पिटल अरेंज कर दिया, अलग से एम्बुलेंस अरेंज कर दी, या फिर हम बात करें प्रेगनेंसी के दौरान उनमें खून की कमी होती है, एनीमिया की अधिकतम महिलाएं शिकार होती है, तो अलग से उनके लिए ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो मेल यहाँ पर नहीं कह सकता, मेन यहाँ पर नहीं कह सकता कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि महिलाओं की ये जरूरत है, और जरूरत को ध्यान में रखते हुए इनके लिए अगर अलग से कुछ किया जा रहा है तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, अफर्मेटिव एक्शन है, सकारात्मक कार्रवाई है, जो वैलिड रहेगी। 14 के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट नहीं कर रही है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ना कि इक्वलिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट में है, तो ये कंटिन्यू रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे यहाँ आर्टिकल 14 स्थापित करता है, वो करता है विधि का शासन। हमने देखा कि लॉ सबके लिए इक्वल है, और लॉ इक्वल है इसका मतलब प्रिविलेजेस, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं है। और लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्ट क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है तभी पनिश किया जाएगा, किसी भी राजनेता के, किसी भी अनदर व्यक्ति के कहने पर पनिश नहीं किया जाएगा। अगर वो लॉ के अकॉर्डिंग पनिशेबल है तो दंड दिया जाएगा, वरना दंड नहीं दिया जाएगा। कानून की नजरों में समान है, चाहे मोदी जी हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी व्यक्ति हो। इसमें राष्ट्रपति को कुछ अपवाद के तौर पर छोड़ा गया है, लेकिन मान के चलिए उनको भी बाद में पनिश किया जाएगा। तो चाहे मोदी जी हो, कोई भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो, कानून की नजरों में सभी इक्वल है। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे हमारे संविधान की सर्वोच्चता है, कानून की सर्वोच्चता है, तो विधि का शासन संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। विधि के सामने सभी इक्वल है, और ये विधि का शासन आपका संविधान का मूल ढांचा है, जिसे कभी भी आपकी गवर्नमेंट छीन नहीं सकती। तो आर्टिकल 14 में हमने क्या देखा, आर्टिकल 14 में विधि के समक्षमता, यानी कानून की नजर में सभी समान है। विधियों का समान संरक्षण, यानी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती है जहां पर भेदभाव करना जरूरी है, लेकिन अगर भेदभाव तर्कपूर्ण है, मनमाना नहीं है, वंचित वर्गों को
मुख्य धारा में लाने का प्रयास करता है तो वो भी वैलिड होगा, अच्छे के लिए होगा। तो दोनों ही कंडीशन में हम देखेंगे विधियों का समान संरक्षण और विधियों के समान संरक्षण के साथ विधि की समक्षमता को हमने समझ लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।